Hello students. So today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 1, named Financial Statements of Not-for-Profit Organizations. This is a class 12th first video of first chapter. Whatever you studied in the 11th class, that is a fundamental. Fundamental is very important in order to understand the concepts and the basic principles, which will be very useful for your 12th class syllabus. If 11th fundamental is clear, then the base, with the help of that base, you will grasp the concepts more properly, whatever you are going to study in the 12th class. So let's start, students, with the first chapter. This is chapter first. This is first chapter, Financial Statements of Not-for-Profit Organizations. जैसा आप नाम देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने 11th में भी बनाया है. हम बनाते थे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लेकिन वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते थे, वो होते थे हमारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि वहां पर हमने क्या फाइंड किया था? प्रॉफिट लॉस फाइंड किया था. क्योंकि वहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था बिजनेस का, वो प्रॉफिट अर्निंग होता था. जो सोल ऑब्जेक्टिव होता था बिजनेस का, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग. बट हियर वी हैव टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. क्लियर? अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं? जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस मोटिव. यहां देखिए आप, ऑर्गेनाइजेशंस को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, प्रॉफिट मेकिंग एंड सर्विस मोटिव. प्रॉफिट मेकिंग कौन से हैं? जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू अर्न प्रॉफिट. तो जब भी वो बिजनेस करते हैं और एट लास्ट 31 मार्च को जब भी वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर वी आर अर्निंग प्रॉफिट्स और वी हैव टू बियर द लॉसेस. प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है. लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी, वो कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं बनाते, नहीं कैलकुलेट करते. वो कैलकुलेट करते हैं सरप्लस और डेफिसिट. आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट का ही दूसरा नाम सरप्लस है, लॉस का ही दूसरा नाम डेफिसिट है, बट दे आर नॉट यूजिंग द टर्म प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. That's why they are using the term surplus or deficit, right? देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है incidental. Incidental means those organizations whose main objective is to provide services to the society. If in an incidental manner some funds they have earned, their objective is not to earn the profit, but if some funds they have earned in that particular year incidentally, then we will call it as surplus. समझ में आया आपको? मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट हुए हैं कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटी को, उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, लेकिन अगर उनके पास कुछ सरप्लस फंड्स बच जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम बोलेंगे कि दैट इज सरप्लस. एंड दिस इज इंसिडेंटल, दैट इज नॉट प्लान्ड, दैट इज नॉट ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव. क्लियर ना? दैट इज इंसिडेंटल. तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ भी बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए. एजुकेशनल होते हैं, हेल्थ होते हैं, रिलीजियस है, कल्चरल है. जब हम एजुकेशनल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्कूल्स. आप सभी स्कूल्स के बारे में जानते हैं. स्कूल इज अ basically the motive of a school is to provide service,
सर्विस टू सोसाइटी। वैसे ही अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो जो भी हम हॉस्पिटल्स देखते हैं, रिलीजियस से बात करते हैं तो जो भी टेम्पल्स वगैरह हो गए, कल्चरल में क्लब्स, सोसाइटीज और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी हो गए, लाइब्रेरीज हो गई। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सर्विस टू सोसाइटी। क्लियर? नाउ अब देखिए जरा, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनाएंगे, ये देखिए, 3 कंटेंट, 3 अकाउंट। फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। ठीक है? तो इस चैप्टर में हमको ये तीनों अकाउंट्स को अच्छी तरह से देखना है। सॉरी, 2 अकाउंट्स और 1 स्टेटमेंट। क्लियर? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, तो हमको 2 अकाउंट और 1 स्टेटमेंट को अच्छे से देखना है। अब देखते हैं यहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम सब 11th क्लास में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ के आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि इफ कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, then we are going to record that cash in the debit side because debit side is for the receipts. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 11th का कैश बुक चैप्टर, सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश अगर आ रहा है तो डेबिट, और कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट। मतलब इफ कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, then we will record in the debit side. If cash is going out from the business, then we will record in the credit side. Got the point? Clear? So, not for profit making organizations, अब हम इनको NPO बोलेंगे। तो NPOs क्या करते हैं, उनके बिजनेस में जो भी कैश आ रहा है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे, जो भी कैश जा रहा है वो पेमेंट साइड में मेंशन कर देंगे। अगर रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा है, पेमेंट साइड का टोटल कम है, तो आपका बैलेंस आ जाएगा बैलेंस कैश इन हैंड। क्लियर? आप यहां पर लिख सकते हैं बाय बैलेंस C/D, जो भी कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर आपका बचेगा। सो दिस इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। होप ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबको समझ में आ गया होगा। This is a first lecture, so we have to understand the concepts only. Clear? जो भी चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है वो धीरे धीरे हम समझते चलेंगे। क्लियर? अब आ जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है आपसे, इसको देखो जरा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि ये बिल्कुल P&L अकाउंट की तरह है। देखिए जरा, बिल्कुल P&L अकाउंट की तरह है। अब फिर से 11th क्लास की बात आ गई। आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते थे, सब बच्चे जानते हैं। डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट साइड में हम इनकम्स को रिकॉर्ड करते थे। आप रिकॉर्ड करते थे सैलरी, रेंट, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग, इंश्योरेंस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो सब डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते थे। क्रेडिट साइड में क्या आता था, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो ये सब इनकम्स हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। क्लियर? अब देखिए जरा, जब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया तो यहां पर देखिए क्या टर्म लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब इसको यहीं पे समझेंगे। क्लियर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? जब भी आप अपने बिजनेस को कैरी करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के ड्यूरेशन में कुछ आपको एक्सपेंसेस करने होते हैं, राइट? क्या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देंगे? क्या आप एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देंगे? बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं कराएंगे? एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे? क्या डिस्काउंट नहीं देंगे?
क्या पोस्टेज, टेलीग्राम इनके एक्सपेंसेस नहीं देंगे? मीन्स इन ऑर्डर टू कंडक्ट द बिजनेस स्मूथली वी हैव टू do some expenses on regular basis, on monthly basis, on yearly basis. That expenses are known as revenue expenses or expenditure. सब बच्चों को क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्लियर? आइए रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे. Whenever we are conducting the business, normally whatever the incomes we are getting, the receipts we are receiving during the normal course of business on regular basis, that is considered as a revenue receipts. सब बच्चों को समझ में आ गया? जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ऐसी इनकम्स आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलती रहती है, तो दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. क्लियर? बिल्कुल P&L अकाउंट की तरह है जो 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, बिल्कुल उसी की तरह आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई डिफरेंस नहीं. क्लियर है? अगर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा होता है और इनकम साइड का टोटल कम होता था, तो क्या करते थे वहां पर? हम कहते थे अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, जिसे आप नेट लॉस बोलते थे, राइट? अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो आप बोलते थे कि नेट प्रॉफिट हो गया. अभी अभी आपने अपने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वही सेम चीज है. तो यहां पर अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम्स कम है तो हो जाएगा आपका डेफिसिट, और अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो हो जाएगा आपका सरप्लस. क्लियर? सबको क्लियर? अब आइए बैलेंस शीट पे. बैलेंस शीट सब बच्चों को मालूम है, 11th क्लास में ये भी पढ़ चुके हो. लाइबिलिटीज होता है, एसेट्स होता है. लाइबिलिटीज में आपका कैपिटल आता था, फिर आपके बहुत सारे आइटम्स आते थे, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक लोन हो गया. ठीक है? तो लाइबिलिटी साइड में आ जाते थे. एसेट्स में सब जानते हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश है, बैंक है, तो ये सब एसेट्स में आते हैं. क्लियर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बैलेंस शीट आपको मालूम है अच्छे से कैसे बनती है. जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स होंगे जो बैलेंस शीट में आएंगे, वो हम आगे डिस्कस करते चलेंगे. क्लियर? तो होप इतना कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा. अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स पे. क्लियर? तो ये जो इस वीडियो में हम टोटल 8 आइटम्स को कवर करने जा रहे हैं. ठीक है? तो आपको अच्छे से समझना है. अब देखो जरा, सबसे पहला आइटम एंट्रेंस फी ऑब्लिक एडमिशन फीस. अब हम बात कर रहे हैं एनपीओस की, जिनका ऑब्जेक्टिव सर्विस मोटिव है. ठीक है? एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस, कोई भी अगर बच्चा स्कूल में एडमिट होता है, एडमिशन होता है उसका, तो उसको एडमिशन फीस देनी होती है. क्लियर? अगर हम किसी भी क्लब के मेंबर बनते हैं तो हमको रेगुलर बेसिस पर उस क्लब को मेंबरशिप फी देनी होती है. दैट इज एंट्रेंस फी. एक मंथली बेसिस पे, एक ईयरली बेसिस पे जो अमाउंट आपको मेंबर पे करता है, किसको? सोसाइटी को, लाइब्रेरी को, हॉस्पिटल्स को, क्लब्स को, तो वो कहलाती है एंट्रेंस या फिर एडमिशन फीस. क्लियर? तो एनपीओ के लिए ये एक रेगुलर इनकम है, इसीलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट. अब ध्यान देना बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट्स अगर है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहां आएगा? इनकम साइड. मतलब अगर एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस आपको दिखता है तो यू हैव टू मेंशन दैट इन द इनकम साइड बाय, you have to write by, then write entrance fee oblique admission fees. First point clear? Now come to the second point, life membership fee. As the name indicates, life membership fee, ये throughout the lifetime में एक बार मेंबर पे करता है एनपीओ को, एक बार.
लाइफ मेंबरशिप फी, मतलब पूरे जीवन काल में एक ही बार जो फीस पे की जाएगी, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फी। अब आप खुद सोचो, क्या आपको ईयरली बेसिस पर ये इनकम मिलेगी? नहीं, ये तो एक ही बार मिली है। तो जो एक बार मिलेगा दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, बार बार नहीं मिलेगा, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। जो बार बार मिलेगा, हर साल मिलेगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ रहा है रेवेन्यू और कैपिटल का? तो जो भी कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो दैट इज अ लायबिलिटी, अगर कैपिटल पेमेंट्स है तो दैट इज अ एसेट। एक और एग्जांपल देता हूं, अभी इसको छोड़ते हैं, यहां पे एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको आपके सोसाइटी को रन करने के लिए कुछ लोन चाहिए, आपने लोन ले लिया, तो लोन इज अ रिसिप्ट, करेक्ट है, एक रिसिप्ट है। अब हमको ये पता करना है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब खुद सोचो, क्या लोन आप हर साल लोगे? नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल में एक बार लोन लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये कैपिटल रिसिप्ट हुआ, और कैपिटल रिसिप्ट इज अ लायबिलिटी। गॉट द पॉइंट? सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज आपको एक बिल्डिंग परचेज करना है, तो आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया, क्लियर? अब बिल्डिंग परचेज किया तो ये पेमेंट है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप बताइए, क्या बिल्डिंग हर साल आप परचेज करोगे? नहीं, एक बार करोगे, तो दैट इज अ कैपिटल पेमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो जो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है वो एसेट्स है। गॉट द पॉइंट? लाइफ मेंबरशिप फी क्लियर हो गया, ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसको आपको कहां शो करना है? इन द लायबिलिटी साइड। थर्ड आइटम, स्पेशल रिसिप्ट्स। स्पेशल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है एनुअल डिनर। सपोज किसी सोसाइटी ने, क्लब ने कोई एनुअल डिनर ऑर्गेनाइज किया, तो सभी मेंबर से वो अमाउंट कलेक्ट करते हैं। अब जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ, उसमें से जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उन एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि ये इनकम में जाएगा कि एक्सपेंस में जाएगा। अब आप सुनना, अगर अमाउंट जो कलेक्ट किया है वो ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो आपकी इनकम हो गई। दैट यू हैव टू शो इन द इनकम साइड। गॉट द पॉइंट? अगर जो अमाउंट कलेक्ट किया है उससे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो दैट इज अ एक्सपेंस, सो यू हैव टू राइट इन द एक्सपेंडिचर साइड। गॉट द पॉइंट? दिस स्पेशल रिसिप्ट्स क्लियर। नाउ कम टू डोनेशन। Donation is a biggest source of earning for any non-for-profit making organization. Donation ही एक ऐसी चीज है जो उनकी सबसे बड़ी अर्निंग होती है एनजीओस या फिर एनपीओस की। क्लियर? अब डोनेशन दो तरीके के होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। मान लो एक टेम्पल है, एक मंदिर है। अब आप उस मंदिर में गए और आपने दर्शन किए और आपने 10 रुपए ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। क्लियर? अब बताइए, ये क्या किया आपने? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डोनेशन। यू हैव गिवन डोनेशन टू टेम्पल। गॉट द पॉइंट? नाउ इज दिस 10 रुपी यू हैव गिवन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस और नॉर्मली यू हैव डोनेटेड? मंदिर हम जाते हैं, हम कुछ भी पैसे चढ़ाते हैं, क्या हम मंदिर के ट्रस्टी या पुजारी जी को ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो इस पर्पस के लिए दे रहे हैं? कभी नहीं बोलते ऐसा। क्लियर? तो वॉट एवर द अमाउंट एनजीओस एनपीओस आर रिसीविंग जनरली, दैट इज नोन एज जनरल डोनेशन एंड दिस इज देयर रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग। तो जो रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? इनकम। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर जनरल डोनेशन है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो इनकम है। बट इफ स्पेसिफिक डोनेशन इज देयर तो वो इनकम नहीं है, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। सो यू हैव टू शो दैट इन द लायबिलिटी साइड। अब सुनिए एग्जांपल। अब आप मंदिर गए, मंदिर में आपने बोला
कि ट्रस्टी से मिले और ट्रस्टी को बोला कि ये 5 लाख का एक चेक मैं दे रहा हूं मंदिर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए या थोड़ा सा एक्सटेंशन करने के लिए, ये मेरी तरफ से 5 लाख का चेक। अब सोचिए, you have donated an amount of rupees 5 lakhs for some specific purpose. Now, the trustee or the NPO is now liable to spend that amount for that specific purpose only. Got the point? Now, NPO is liable to spend that amount for that particular purpose. इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट कहां शो करना? लाइबिलिटी में। तो स्पेसिफिक डोनेशन यू हैव टू शो इन द लाइबिलिटी साइड। गॉट द पॉइंट? क्लियर हो गया? लेगेसी, लेगेसी क्या होता है? अगर कोई पर्सन है जिसने अपनी विल बनाई हुई है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद फिर अगर कुछ प्रॉपर्टी एनपीओस को मिलती है तो दैट इज थ्रू लेगेसी। गॉट द पॉइंट? नाउ इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो विद कंडीशन हो या विदाउट कंडीशन। अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है और विदाउट कंडीशन है तो दैट इज योर विदाउट कंडीशन, दैट इज जनरल, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। आप उसे इनकम मान लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आपको प्रॉपर्टी मिला या विल के थ्रू जो भी मिला, आप फ्री हैं, क्योंकि उस पर कोई कंडीशन इंपोज नहीं है। अब एनपीओ फ्री है उस अमाउंट को यूज करने के लिए। गॉट द पॉइंट? अब सेकंड, अगर कुछ कंडीशन इंपोज कर दी गई कि जैसे सपोज किसी पर्सन की डेथ हो गई और उसकी विल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी उसका लीगल हेयर है, जो भी उसका कानूनी उत्तराधिकारी है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोविजन हर महीने या हर साल बना करके चलना पड़ेगा। तो दैट मीन्स देयर इज सम कंडीशन। सो इफ कंडीशन इज देयर, then this is specific, this is a capital receipt. Now you have to show this legacy in the liability side of the balance sheet. Got the point? Next आते हैं सेल ऑफ ओल्ड एसेट। हम सभी जानते हैं एनपीओज में भी एसेट्स को यूज किया जाता है, उसके बाद एसेट्स को बेचा जाता है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर की। देखिए 11th क्यों कहते हैं कि 11th रिलेटेड है 12th से? 11th इज अ बेस। सबसे पहले आपने देखा कैश बुक, उसके बाद आपने देखा पी एंड एल, बैलेंस शीट, तीन चीजें। उसके बाद डेप्रिसिएशन। आपने जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया होगा। आप देखते थे एसेट्स है, उसके बाद हम उसको सेल आउट करते हैं, कुछ प्रॉफिट लॉस होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप एसेट्स को सेल करते हैं तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, करेक्ट? लेकिन अगर इस पे आपको प्रॉफिट लॉस होता है तो हम सब जानते थे अगर प्रॉफिट लॉस होता है तो हम वहां लिखते थे ना क्रेडिट साइड में बाय पी एंड एल लॉस टू पी एंड एल गेन। दैट मीन्स इफ बाय सेलिंग द एसेट, if profit and loss is there, then you have to show in the income and expenditure account. Got the point? If profit is there, then in the income side. If loss is there, in the expenditure side. Now, with this, depreciation is also related. You know, all knows that depreciation always we are showing in the expenditure account, P&L account, debit side. Got the point? Now, come to the next point, sale of old newspaper. अब जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, तो जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं वहां पर ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, ये सब स्टॉक में हो जाता है, उसके बाद ये सेल कर देते हैं। तो लाइब्रेरी भी एक एनपीओ है, और लाइब्रेरी अगर इसको सेल करती है तो वो रेगुलर बेसिस पे एवरी ईयर या एवरी मंथ वो सेल आउट करेंगे उसे, और उसके थ्रू जो इनकम होगी दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। गॉट द पॉइंट? तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स में शो करना है। नाउ ऑनरारियम। ऑनरारियम क्या होता है? इफ वी आर पेइंग एनीथिंग टू एन ऑनर टू समवन, ठीक है? सपोज एग्जांपल लीजिए, आपका स्कूल है और आपके स्कूल में
जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसने किसी गेस्ट फैकल्टी को बुलाया है आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए। गॉट द पॉइंट? तो जो स्कूल उस मोटिवेटर को पे करेगा फॉर हिज ऑनर, दैट इज ऑनरेरियम। गॉट द पॉइंट? अब जो मोटिवेटर है वो कोई वर्कर तो है नहीं कि हम वेजेस कंसिडर कर लेंगे, वो कोई एम्प्लॉय तो है नहीं जो हम सैलरी कंसिडर करेंगे, तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? फॉर एन ऑनर इफ वी आर पेइंग समथिंग दैट इज ऑनरेरियम। अब बार बार वर्ड आ रहा है पेइंग समथिंग, दैट मीन्स दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप कहां शो करोगे उसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। होप ये पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा एनपीओ का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जिससे हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चन पार्ट 3 से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? थैंक यू क्लास।